का टॉपिक है हमारा बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर के दो ही पार्ट्स हैं, डिवाइड अगर करें तो आज सेकंड पार्ट पे आ गए कॉलिगेटिव पे। सॉल्यूशन चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हमने जो मेनली चीजें पढ़ी हैं वो क्या थी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते थे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। ये आपको क्लियर होंगे तो अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या हमें मेन चाहिए। परसेंटेज तीनों तरह की पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली मोलैरिटी पता होनी चाहिए, मोलैलिटी पता होनी चाहिए और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पीपीएम पे है तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये चार चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का अभी भी वीक है एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ जो पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म के बाद, वो बेसिकली सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी और उसमें भी मेन हेडिंग जो होती है सॉल्युबिलिटी में गैस इन लिक्विड होता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन गैस इन लिक्विड पे ही आप जानते हैं ना पूरा एक न्यूमेरिकल पार्ट है, दैट इज हेनरी लॉ है। तो हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था, क्वेश्चन रह गया था, आज बता देंगे कि राउट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या रिलेशन है। फिलहाल सेकेंड हेडिंग हम यहाँ सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग इस चैप्टर में हमने जो अभी तक पढ़ी है वो, इसके बाद हम राउट्स लॉ पे आते हैं, या बेसिकली वेपर प्रेशर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल मिक्सचर को हमने पढ़ा था राउट्स लॉ में। तो थर्ड हेडिंग में हम बेसिकली वॉलेटाइल मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे, वॉलेटाइल सब्सटेंस के मिक्सचर के बारे में। और इसमें हमने एक तो पढ़ा राउट्स लॉ क्या है। ठीक है, और राउट्स लॉ जब आ गया तो हमें समझ में आ गया कुछ सोल्यूशन आइडियल होते हैं और कुछ सोल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं। और नॉन आइडियल में भी फिर दो टाइप के हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो यहां तक का पोर्शन चैप्टर हमारा हो चुका है। अब हम चैप्टर के सेकंड वर्ड पे आ रहे हैं, सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। यहां से आज की हमारी पढ़ाई चलेगी। आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पता है इसे डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, मतलब लिख मत आना एग्जाम में, समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज है जो आज हमें पढ़ना है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की हमें पढ़नी है, जिसमें एक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली वेपर प्रेशर आता होगा तो लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग भी समझ में आएगी। वेपर प्रेशर वही है जो यहाँ पे था। सेकेंड है इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब आएगा देखेंगे क्या है। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों अब चैप्टर में बेसिकली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हिस्सा बचा है और जहां जहां ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत गड़बड़ करती हैं तब नाम दे देते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि हम पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर से। तो अब आपको ये चैप्टर में ये थोड़ा सा हिस्सा जो बचा है चैप्टर का पार्ट 2 वो पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 और उसके बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन फिनिश होगा चैप्टर। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं पहले व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्या है बच्चों। सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्यूट का नेचर क्या है डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। वैसे भी कॉलिगेटिव वर्ड में जो सबसे पहले सीओ वर्ड है उसका मतलब ये होता है को का मतलब होता है टुगेदर। तो यहाँ सॉल्वेंट के अलावा सॉल्यूट पे भी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, बट सॉल्यूट के सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब, और किस पे डिपेंड नहीं कर रही, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रही। फिर से एक बार समझिए क्या है। जैसे डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी क्यों कहा मैंने इसे,
जैसे डेमोक्रेसी में वोट डालने का अधिकार है और हर आदमी का वोट वन कास्ट होता है, चाहे आप पीएचडी होल्डर हो, 12th पास हो, अनपढ़ हो, लेकिन आपका वोट वन कास्ट। चाहे आप 100 केजी के हो, चाहे 50 केजी के हो, चाहे कम या ज्यादा, वोट आपका वन ही कास्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो एक आदमी को एक ही वोट डालने की या उसके वोट की वैल्यू वन ही है, चाहे मतलब नहीं, एजुकेशन से मतलब नहीं, क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से या अमीर गरीब से मतलब नहीं, हेल्थ से मतलब नहीं, आप एक इंसान एक ही वोट डालेगा और एक ही गिना जाएगा। सिमिलरली सॉल्यूशन में कोई जो प्रॉपर्टी है वो भी कॉलिगेटिव है। मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से देखें, बॉइलिंग पॉइंट वाले से। जैसे ये पानी रखा है और बेटा इस पानी का एक जनरल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब इस पानी में मैंने कुछ अलग अलग चीजें मिलाई, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ही पानी में नहीं मिलाते जा रहे, 4-5 अलग अलग बीकर ले लिए। तो पहले वाले बीकर, दूसरे वाले बीकर, तीसरे वाले बीकर, ऐसे हमने ये बीकर ले लिए हैं। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सेम सब कुछ सेम है, यहाँ तीनों में वाटर है और सेम क्वांटिटी है। और बेटा हमने लेट सपोज यहाँ पे 1 मोल ऐड किया है ग्लूकोज का। तो बच्चों ग्लूकोज आई होप सो सब जानते हैं C6H12O6 होता है, और 1 मोल कहने का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स। ठीक है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे भी 1 मोल ऐड किया है, मतलब नंबर बराबर रख रहे हैं, और यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 मोल यूरिया। आई होप सो आप जानते हो यूरिया इज NH2CONH2, और यूरिया के 1 मोल में ऑब्वियसली पार्टिकल का नंबर उतना ही रहेगा जितना 1 मोल ग्लूकोज में है। तो पार्टिकल अभी भी 6.02 इंटू 10⁻23 है, पार्टिकल अभी भी 6.02 इंटू 10⁻23 है। हमने 1 मोल सुक्रोज ले लिया, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों ही पानी में घुल जाते हैं, इसलिए हमने तीनों को ही लिया है, और ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं ऑलमोस्ट सोल्यूशन जो बन रहा है आइडियल टाइप का है। तो 1 मोल सुक्रोज लिया, यहाँ पे भी पार्टिकल बच्चों वही एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है। अब हमने इन तीनों सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखा कितना है। यहां जब सोल्यूशन तैयार हो गया, लेट सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट 100.5 या 52 था, इसका भी सरप्राइजिंगली वही था, इसका भी सरप्राइजिंगली वही था, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम था। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ है, शुरू का बॉइलिंग पॉइंट 100 और यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट 100.52, ये जो एलिवेशन हुआ है दैट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, वो तीनों के लिए बराबर हुआ है। तीनों के लिए जो बाद का बॉइलिंग पॉइंट आया वो इक्वल आ रहा था। फिर हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, हमने यहाँ पे 1 मोल की जगह बेटा 2 मोल कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 की जगह 2 मोल किया, और जैसे यहाँ 2 मोल किया तो ये वाला आंसर कितना हो गया बेटा, ये वाला आंसर 101.04 हो गया, ये वाला आंसर 101.04 हो गया। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा बॉइलिंग पॉइंट कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि पार्टिकल दुगने किए तो पूरा बॉइलिंग पॉइंट दुगना हो गया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो एलिवेशन है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, एक पार्टिकल आने से बॉइलिंग पॉइंट कितने से बढ़ रहा था, एक पार्टिकल या 1 मोल पार्टिकल से 0.52 से बढ़ रहा था। तो 2 पार्टिकल आने पे कितने से बढ़ा, 2 इंटू 0.52 यानी 1.04। तो 100 में 1.04 बढ़ गया, ये आ गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये देखा गया कि यूरिया में भी इतना ही हुआ, जब इसके 2 मोल लिए तो यहाँ पे भी 101.04, और इसके 2 मोल लेंगे तो यहाँ पे भी 101.24, ठीक है, 101.04 सॉरी। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन था वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा था कि ये कॉलिगेटिव, सॉरी, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा था कि ये सब्सटेंस कौन है, ये ग्लूकोज है, ये यूरिया है, ये सुक्रोज है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। और सोल्यूशन समझ में आ गया ना, सोल्यूशन जो मिक्सचर बन गया है,
अभी हम लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन लिक्विड सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही हैं कि सोल्यूट का नेचर क्या है, मतलब सोल्यूट का नाम क्या है, बट इस बात पे डिपेंड कर रही हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार फिर समझो बेटा, इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो जो मिस्टेक होने वाला है वो ये है, क्या अगर मैंने ग्लूकोज के 60 ग्राम लिए होते, यूरिया के 60 ग्राम लिए होते, या सुक्रोज के भी 60 ग्राम लिए होते, क्या आंसर सेम आता? क्या बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सेम होता? तो बच्चों ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने ये नहीं कहा कि सोल्यूट का वेट इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको वोट डालने वाले एग्जांपल में बताया था ना कि इससे मतलब नहीं है, वेरी गुड समझना, इससे मतलब नहीं है कि किसी का वजन 100 केजी है तो उसका वोट 2 थोड़ी गिना जाएगा। ऐसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इससे मतलब नहीं है कि सोल्यूट के ग्राम कितने, मतलब इससे मोल कितने हैं। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा भैया मॉलिक्यूलर वेट से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से। अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोल्स बनेंगे, और मोल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक तरीके से जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है, ये मोल्स के प्रोपोर्शनल है, वेट के प्रोपोर्शनल नहीं है। ये मत कर देना कि वेट इक्वल है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल है, नहीं, वेट से नहीं है, वेट को मोल्स में चेंज करेंगे, मोल्स पे डिपेंड करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी जो मोल्स पे डिपेंड करती हैं उन प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार क्वेश्चन से समझ लेते हैं बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन ऑप्शन ए या फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, और ऑब्वियसली मोर देन वन का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मोर देन वन का क्वेश्चन है बेटा, मोर देन वन का क्वेश्चन है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सोल्यूशन की होती है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीज दे दी, किस किस पे डिपेंड करती हैं, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन था नंबर ऑफ सोल्यूट, दूसरा है नंबर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है नेचर ऑफ सोल्यूट, और चौथा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कई बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन अभी आंसर एग्जैक्ट एक भी बच्चे का पूरा नहीं आया। बेटा देखिए, इसका आंसर में नेचर ऑफ सोल्यूट को हटा दीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड नहीं करती है, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं। बेटा ये नंबर ऑफ सोल्यूट पे भी डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती हैं, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी करती हैं। फिर से सोचिएगा, आप एक कॉमन सेंस लगाइए, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये वाला जब एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था तो आपने क्या चीज गौर नहीं की? बेटा एक सेकेंड, आपने क्या चीज गौर नहीं की? आपने ये गौर नहीं किया कि मैंने कहा था ये तीनों इक्वल अमाउंट में लिए हैं, और तीनों ही एक ही चीज के हैं, यानी तीनों में वाटर होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? और तीनों में अगर वाटर होगा और तीनों में वाटर का अमाउंट भी सेम होगा, तब हम ये वैल्यूज सेम पाएंगे। तो ये तो कंपैरिजन का नियम ही है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो तीनों सोल्यूशन एक ही चीज के बनने चाहिए। लेकिन वही है, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन AIEEE नाम का एग्जाम पहले था, उसमें आया था, और उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया था सॉल्वेंट के बारे में भी। और अभी हम न्यूमेरिकल प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे वहां सॉल्वेंट का नेचर भी इंपॉर्टेंट है और नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम सॉल्वेंट बदल देंगे तो ये आंसर, ये 0.52 वैल्यू वाटर के लिए है, ये दूसरों के लिए, सारे नेचर में सॉल्वेंट के लिए 0.52 थोड़ी है। अभी मैंने यहाँ पे वाटर के अंदर यूरिया ग्लूकोज घोला था, अगर मैं बेंजीन के अंदर घोलता तो 1 मोल घोलने में क्या 0.52 कोई एलिवेशन होता है? नहीं, अलग अलग होता। तो पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूट के रेस्पेक्ट में सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के नेचर पे नहीं करती। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नंबर पे भी डिपेंड करती हैं, नेचर पे भी डिपेंड करती हैं।
सॉल्वेंट के नंबर और नेचर दोनों पे डिपेंड करती हैं। सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे कोर्स में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम रखा गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल है, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली है उसमें, सात्विक आपने 4 लिख के पूछा है। शायद अगर पिछले क्वेश्चन से आपने पूछा है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में के नेचर पे या नंबर पे कैसे, तो अभी न्यूमेरिकली प्रूफ हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। और कुछ पूछना है तो अभी बेटा अभी न्यूमेरिकली प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा और नंबर पे भी। क्यों करेगा सॉल्वेंट के नेचर पे? एक कॉमन सेंस लगाओ कि आपने वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट ले लिया तो क्या वैल्यू 0.52 ही आएगी? भाई सॉल्वेंट अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। अब इसको मैं समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, थोड़ा सा फनी एग्जांपल ले लेता हूँ और मुझे जो बात कहनी है वो भी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कोचिंग में कई जगह पढ़ते हैं आप, कहीं भी कोई कोचिंग है, ट्यूशन सेंटर टाइप का है, छोटा बड़ा वॉटेवर, अब वहां पे आप पढ़ने जाते हो तो आपकी कुछ ना कुछ फीस भी जाएगी, ठीक है। अब एक बच्चा बहुत मोटा है, एक बहुत पतला है, किसकी फीस ज्यादा जाएगी, किसकी कम जाएगी? ऑब्वियसली बराबर जाएगी। मोटे बच्चे की भी उतनी फीस है, पतले बच्चे की भी उतनी फीस है, क्योंकि हमारा वजन से फीस का लेना देना नहीं है, स्टडी कंटेंट से फीस का लेना देना है। इज इट क्लियर? तो अगर एक बच्चा आएगा, बच्चा यहाँ पे सॉल्यूट है और ऑब्वियसली कोचिंग का टीचर सॉल्वेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो फीस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किस किस पे डिपेंड कर रही है, या जो कमाई है टीचर की या व्हाटएवर वो किस पे डिपेंड कर रही है? बच्चों के नेचर पे या बच्चों के नंबर पे? तो ऑब्वियसली बच्चों के नंबर पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगी, उनके नेचर पे नहीं कि वो हंसते हैं या नहीं हंसते, खाना खाते नहीं खाते, ये सब नाटक नहीं करेगी। अब पॉइंट ये आया कि अगर टीचर एक जैसे हैं सारे, तो उस टीचर है मतलब एक कोचिंग ए है, दूसरी किसी दूसरे शहर की बी है, तीसरी न्यूयॉर्क की सी है, क्या तीनों जगह की कोचिंग में अगर उतने ही बच्चे हैं तो क्या उतने ही पैसे सब जगह देंगे? नहीं भैया, अगर टीचर बदलेगा, टीचर का नेचर बदलेगा, उसकी क्वालिटी बदलेगी तो बदलेगी। आय हाय, सात्विक ने तुरंत आंसर लिख के भेजा, हाथ जोड़ते हुए, भाई समझ में आ गया, तुम आगे बढ़ जाओ, फीस की बातें मत किया करो, बड़ा अजीब सा लगता है ना, बड़ा धड़कने तेज हो जाती है। चलो कोई बात नहीं सात्विक, तुम कह रहे हो तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं मैं बाकियों को कह रहा हूँ भाई, आपसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे जिनकी फीस आई ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं यार ये आगे कब पढ़ाएगा, यही बातें करते रहेगा। तो भाई जिसकी फीस नहीं है जमा तो करो। गुड, चलिए अगला पॉइंट। अब हमें पढ़ना है बच्चों, कम बैक टू द टॉपिक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा शॉर्ट में वेपर प्रेशर समझ लेते हैं, हमें आता है, रिवाइज कर लेते हैं। ये एक लिक्विड है, ये इसकी वेपर आई और ये लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ गई। इस समय यहाँ ये वेपर्स जो प्रेशर लगा रही हैं वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। ये हमने पढ़ लिया है, राउथ लॉ के वोलेटाइल में भी पढ़ लिया है। फिलहाल एक लिक्विड और वेपर जब इक्विलिब्रियम में होती हैं तब वो जो प्रेशर लगाती हैं दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्लियर है, the pressure applied by the vapors on its own liquid when liquid and vapors are in equilibrium with each other। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है जो अगला पॉइंट, वो आ रहा है बेसिकली व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक एक करके चलेंगे, पहले मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया है, अब मैं लोअरिंग बताऊंगा, फिर रिलेटिव लोअरिंग पे आएंगे। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बेटा क्या हुआ, ये लिक्विड था, ठीक है, वाटर, बेंजीन, कोई भी लिक्विड, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट की सरफेस है, यहाँ सरफेस से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया है, हमने डिसॉल्व किया है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बच्चों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब आप समझते होंगे, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर्स नहीं बनती हैं, और मतलब ये मोदी से इंस्पायर्ड है, ना तो मैं उड़ूंगा ना किसी और को उड़ने दूंगा, मतलब ना तो ये वेपर्स अपनी चेंज करते हैं और दूसरे जहां बैठ जाते हैं वहां से दूसरे की वेपर भी नहीं आती है, तो ये वेपर्स में चेंज नहीं होते, या नॉन वॉलेटाइल का तुम्हारे लिए मतलब है इनकी वजह से प्रेशर हमेशा जीरो रहता है, इनकी वजह से वेपर प्रेशर हमेशा जीरो रहता है।
मतलब अगर पानी में तुमने चीनी घोल दी है तो ऊपर जो वेपर्स आ रही हैं उसमें चीनी की वेपर्स आपको 0 माननी है। समझ में आ रहा? पानी के अंदर आपने यूरिया घोल दिया है या कोई भी सब्सटेंस घोला है जिसे आप नॉन वॉलेटाइल कह रहे हैं, तो ऊपर जो वेपर्स आएंगी, जो इक्विलिब्रियम देखते हैं, वेपर प्रेशर देखते हैं, उस वेपर प्रेशर में नॉन वॉलेटाइल की वजह से वेपर आपको 0 माननी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी वजह से वेपर्स नहीं आती, जिनकी वजह से प्रेशर 0 होता है। तो जब भी नॉन वॉलेटाइल का क्वेश्चन आए तो दिमाग में रख लेना इसकी वजह से प्रेशर 0 आएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां इसने गड़बड़ क्या कर दी है ये नॉन वॉलेटाइल जो महाशय थे बेटा, ये नॉन वॉलेटाइल वाले महाशय सरफेस पे आ गए, यहां आ गए। ठीक है, बीच बीच में कहीं ना कहीं आ गए। तो ये सरफेस पे जब आए तो यहां जो पहले वेपर्स आ रही थी, लेट सपोज यहां पहले ये इतनी सारी वेपर्स आ रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सरफेस पे आए तो इनके आने की वजह से बेटा, इनके आने की वजह से ये वेपर्स कुछ कम होने लगी। ठीक है, तो इनके सरफेस पे आने की वजह से ये वेपर यहां कुछ ना कुछ कम होने लगी। ठीक, तो ये वेपर्स जो पहले ज्यादा दिख रही थी, ये वेपर्स अब थोड़ी सी कम हो गई। तो नॉन वॉलेटाइल के आने से ऊपर वेपर्स कम हो गई। भैया क्यों कम हो गई वेपर्स? क्योंकि ये सरफेस पे आ गए और जिस सरफेस से पहले आराम से वेपर्स निकल के जा रही थी, इन्होंने वो पाथ हिंडर कर दिया, वहां रुकावट कर दी और अब वहां से वेपर्स कम आने लगी हैं और इसीलिए आप कहेंगे वेपर प्रेशर कम हो गया है। तो जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल ऐड किया उसके बाद वेपर प्रेशर देखा तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया। मतलब कहने का, पहले का प्रेशर अगर मान लें थोड़ी देर के लिए 100 था, अगर पहले का प्रेशर 100 था तो नॉन वॉलेटाइल के आने के बाद, तो नॉन वॉलेटाइल के आने के बाद ये प्रेशर कुछ कम हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया या व्हाटएवर, कुछ ना कुछ कम हो गया। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा ये प्रेशर पहले से डिक्रीज हो गया। तो पॉइंट क्या आया, फिर से सुनो, कि हमने एक लिक्विड लिया, सपोज वाटर लिया, और वाटर के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। जैसे हमने नमक डाला, पानी में नमक डालते हैं, पानी में नमक डाला, उसे गर्म कर रहे हैं। तो अगर पहले पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता था, या आप घर का एग्जांपल ले रहे हैं 5 मिनट में बॉयल होता था, अब भैया 5 की जगह 6 मिनट 7 मिनट में बॉयल होगा, देर में बॉयल होगा। क्यों होगा देर में बॉयल? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो वेपर्स कम हो गई हैं। दोबारा उतनी वेपर्स तक आने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या वेपर प्रेशर कम होगा। तो पॉइंट क्या है, नॉन वॉलेटाइल जब भी डालते हैं तो वेपर्स कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाती हैं? क्योंकि वो सरफेस पे आ जाते हैं। ये खुद तो उड़ नहीं रहे, दूसरों को भी उड़ने नहीं दे रहे, तो नेट वेपर्स कम हो गई। नेट वेपर्स कम होने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। बोलो समझ में आ रहा? एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, 1 मिनट का आपसे, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। मान लीजिए कि आप आज से 2-3 साल 5 साल के बाद की बात करें, आपकी कोई छोटी मोटी सी नौकरी लग गई, क्योंकि यूजुअली आप छोटे मोटे कोई डॉक्टर बन गए होंगे या इंजीनियर बन गए होंगे या व्हाटएवर। 5 साल थोड़ा ही पीरियड है, तो 5 साल बाद आपकी नौकरी लग गई, छोटा मोटा आप कुछ कमाने लगे। लेट सपोज आप मंथली बैंक में पर मंथ कुछ पैसा डाल रहे हो, पर मंथ आप बैंक में लेट सपोज 6 करोड़ रुपए सेविंग करके डाल दे रहे हो। ठीक है, छोटी मोटी कोई छोटी सी नौकरी कर रहे हो और 6 करोड़ रुपया आप सेव कर रहे हो, हर महीने बैंक में डालते जाते हो, हर महीने जाते हो बैंक में 6 करोड़ डाल देते हो, बाकी आपका खर्चा चल ही रहा है। ठीक है, मतलब तनख्वाह तो और भी ज्यादा है, ये छोटी मोटी सेविंग कर लेते हो। ठीक है, लेट सपोज जब आपके ये छोटी मोटी तनख्वाह है तो आपकी दोस्ती मेंटेन होगी, कुछ ना कुछ दोस्त आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे। मान लेते हैं किसी महीने आपके यहाँ एक फ्रेंड आ जाता है। ठीक है, आपका कोई एक फ्रेंड आ गया आपसे मिलने, आपके यहाँ रहने। तो जिस महीने ये 1 या 2 फ्रेंड आए, ठीक है, 2 अलग अलग महीनों का ले लेते हैं। ठीक है, एक फ्रेंड आया या 2 फ्रेंड्स आ गए, व्हाटएवर, ये मान लेते हैं लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं चल रहा, वैसे वाले महीने हैं, ऑर्डिनरी वाले। ठीक है, मान लीजिए ये दिसंबर में, जनवरी में, व्हाटएवर, ये अलग अलग 2 महीने का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। तो इन महीनों में आपकी ये जो सेविंग है, जो 6 करोड़ रुपया आप महीने में डाल रहे थे,
जिस महीने में एक दोस्त आया था, 2 दोस्त आए थे, उस महीने में ये सेविंग 6 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, 6 करोड़ की रहेगी, या 6 करोड़ से कम हो जाएगी। एक जनरल कॉमन सेंस के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। तो बेसिकली एक दो बच्चों ने ऑब्वियसली आंसर दिया है कि 6 करोड़ से कम होगी, एक कह रहा है 6 करोड़ ही रहेगी। हाँ, बाकी रियलिस्टिक आंसर तो यही है, 6 करोड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको अपने दोस्तों पे सबको विश्वास है कि ये भूखे नंगे ही हैं, है ना, ये ऐसे ही आएंगे और सारा खर्चा हमसे ही करवाएंगे, है नहीं? तो कई एक आधी ऐसे हैं जो एक आध बच्चा कह रहा है क्यों, उससे भी तो खर्चा करवाएंगे, उसके भी तो पैसे खर्च करवाएंगे, तो उसे उम्मीद है उसके दोस्त थोड़े से, मतलब उसे पहले से उम्मीद है कि मेरा तो अगर 6 करोड़ की सेविंग है तो इनकी 15 की होगी, मैं तो किया क्यों रहा हूँ, वो पहले से मान रहा है, बोले इनसे खर्च करवाऊंगा, वॉट एवर। तो कंडीशन इस समय जो है वो दिमाग में ले जाओ, जो क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, चुटकुले मत समझो, है यहाँ मैं साइंस समझा रहा हूँ, साइंस को समझने की कोशिश करो। साइंस क्या है इसके पीछे, यहाँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये 6 करोड़ बैंक में जा रहे हैं, ये बैंक में जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं, और कोई ना कोई मित्र आ जाता है। यूजुअली मित्र हमारे नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब वो अपने पैसे तो देंगे नहीं तुम्हें कि ले जा बैंक में जमा कर दे, और तुम भी जो ले जा रहे थे जमा करने उसको भी रोक लेते हैं, भाई इधर ले आ पहले तो, ठीक है, बैंक में तो जाते रहेंगे, पहले हमारे काम भी तो होने चाहिए। तो यहां से जो वेपर्स उड़ के पहले जा रही थी, अब वो नहीं जाएंगी, ये वेपर यहां से आगे नहीं पहुंच पाएंगी, ये वेपर यहां क्योंकि बैठा है ये नहीं पहुंच पाएंगी। तो बैंक में लेट्स सपोज आपने इस महीने, लेट्स सपोज जिस महीने एक दोस्त आया था, आपने 5 करोड़ पहुंचा दिए, ठीक है, 5 करोड़ आप बैंक पहुंचा गए जब आपका एक दोस्त था, और जिस महीने 2 दोस्त आए उस महीने आपके 4 करोड़ पहुंचे हैं, लेट्स सपोज। दैट मीन्स अगर एक नॉन वॉलेटाइल फ्रेंड आता है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन में एन है, एन से समझ गए होंगे, एक ऐसा दोस्त आता है, ठीक है, फिर 2 ऐसे ही एन वाले दोस्त आ जाते हैं, तो भैया आपकी सेविंग धीरे धीरे कुछ कम होती जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, ना तो उड़ रहे हैं और ना ही उड़ने दे रहे हैं, तो वेपर्स कुछ कम होंगे। तो अब जो मेन बॉटम लाइन है वो क्या है, अभी भी जो सेविंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? जो अभी भी सेविंग है, भाई आप जब अकेले रहते तो जो 6 करोड़ की सेविंग थी वो पूरी आपकी थी, एक दोस्त आया, सेविंग कुछ कम हो गई, लेकिन वो सेविंग जो है अभी भी, वो भी अभी भी 100% आप ही की है, उसकी वजह से सेविंग में कमी आई है। सेविंग में उसका कोई रोल नहीं है, बस सेविंग की कमी में रोल है। ऐसे ही जब 2 मोल्स आए थे, सेविंग में कमी और ज्यादा आ गई, लेकिन अभी भी सेविंग है आप ही की वजह से। व्हाट इज द पॉइंट? ये एक वाटर है, वाटर की वजह से ऊपर प्रेशर ऑफ वाटर आ रहा था, इसके बाद आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसी में ये सॉल्यूशन तैयार हुआ, और अब ऊपर जो प्रेशर आया वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जरूर कहलाएगा, क्योंकि भैया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी ध्यान रखना एक्चुअली ये है तो प्रेशर ऑफ वाटर ही। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? अरे ये बन तो सॉल्यूशन गया, लेकिन इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो है नॉन वॉलेटाइल, और अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी वेपर्स तो आएंगी नहीं। बच्चों जरा ध्यान दो, अभी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे बेटा काम कर रहे हैं, ऑयल इन वाटर को नहीं कंसिडर करेंगे। उसके 2 रीजन है, पहली बात तो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, दूसरी बात ऑयल वॉलेटाइल कंपोनेंट हो जाएगा, और अभी हम किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जैसे शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये चीजें ऐड कर रहे हैं वाटर या बेंजीन में, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, लेकिन घुले भी तो ऐसा सॉल्यूट मत लो जो घुल ही नहीं रहा, समझ गए? तो अब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब जो बात समझा रहे हैं उसे जरा ध्यान से देखना, ये प्रेशर ऑफ वाटर है, ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये भी तो प्रेशर ऑफ वाटर ही है, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो 2 की वजह से है, प्रेशर ऑफ वाटर एंड प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, और नॉन वॉलेटाइल तो बिग जीरो, इसकी वजह से तो प्रेशर होता ही नहीं, तो अभी भी तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ वाटर ही है, बट यहां ये प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ वाटर था, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है? अब जो पॉइंट है, बॉटम लाइन जिसे कहते हैं, वो क्या है जो राउट ने बताई? राउट ने बताया
कि ये जो नॉन वॉलेटाइल डालते हैं और नॉन वॉलेटाइल डालने से वेपर प्रेशर में कमी आती है, उसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है बॉटम लाइन, इससे न्यूमेरिकल करने हैं। तो राउट्स ने बताया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लोअरिंग जो कमी आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो उसने कहा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। लोअरिंग हमेशा नॉन वॉलेटाइल के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब क्या है, शुरू का प्रेशर P0 लिखते हैं हम यूजुअली, सॉल्यूशन बनने के बाद का प्रेशर P लिख देते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लोअरिंग है। वाटर प्योर था तो 100 माना था, बाद में 70 माना था, तो कमी कितने की आई, 30 की ना, तो वो 30 क्या कहलाएगा, लोअरिंग। तो ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी तो हटाओगे, हाँ बेटा इसे डेल्टा पी लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी हटाओगे, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जब इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, क्या चीज पाया, पी नॉट वैल्यू आई। मतलब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पिछले वाले की तरह, वॉलेटाइल की तरह पी नॉट या प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल, और ये वाला पी नॉट यहां अगर नीचे ले आए तो ये हो गया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो दो डेफिनेशन आ गई हैं, बेसिकली हम इसी डेफिनेशन पे ज्यादा वर्क करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज क्या कहला रही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको अगर समझ में आ रहा हो, फिजिक्स में आपने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर दिया था, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू प्योर, प्योर के रेस्पेक्ट में अब जो भी चेंज आया है, डेल्टा पी आया है, उसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो ध्यान रखना एग्जाम में, अगर एग्जामिनर ने आपसे कहा है, अगर एग्जामिनर ने आपसे बेटा कहा है कि बताओ रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन है या लोअरिंग, तो लोअरिंग कहा है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जब भी लोअरिंग होगी तो आप कहेंगे प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और जब क्वेश्चन होगा रिलेटिव लोअरिंग का, ये रिलेटिव लोअरिंग, तो ये प्रोपोर्शनल की जगह वर्ड क्या कहना है, इक्वल। तो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखें तो अभी आपको देखने में लगेगा यार राउट तू तो मजे ले गया हमसे, ऐसे ही क्यों, जबरदस्ती उसने दूसरा लॉ बनाया। देखो कैसे, ये है P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। P कहां गया, P इज इक्वल टू पी ए प्लस बी, यही तो राउट्स का पहला लॉ था। मतलब बेसिकली कि दोनों के वजह से प्रेशर जुड़ता है और प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर दोनों के प्रेशर के सम के इक्वल होता है। अगर ये नॉन वॉलेटाइल है तो इसकी वजह से प्रेशर जीरो, तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए, है ना। अच्छा, पी ए को क्या कहते हो, पी नॉट ए एक्स ए कहते हो, यही तो कहते हो। पी ए या प्रेशर ऑफ ए इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, यही राउट्स ने दिया था। क्या इस एक्स ए की जगह मैं एक्स बी लिखूं तो क्या लिखूंगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, यही लिखा जाएगा। अब जरा शफल कर ले, ये था प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। जरा एक्स बी की वैल्यू निकाल के देखें, यहाँ एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल क्या आ रहा है, ये उधर चले गए वो इधर आ गए, तो ये आ गया पी नॉट ए माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए, यानी ये भैया है तो वही चीज, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल के इक्वल इन्होंने रिलेटिव लोअरिंग कह दी, ये पिछले वाले लॉ से भी यही आंसर आ रहा था, इससे भी यही आंसर आ रहा है। अब आप एक बारी फिर से देखिए इन्होंने क्या कहा है राउट्स ने, राउट्स ने कहा है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे
यहाँ P की वैल्यू बताइए, इस वाले P प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। तो आप होपफुली इसे ऐसे ही करेंगे, 1 माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल। तो P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल, है ना भैया। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है और नॉन वॉलेटाइल का 1 में से घटा दोगे तो वॉलेटाइल ही बचेगा। तो यहां से तो यही आ गया, P इज इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल, और ऑब्वियसली जो वॉलेटाइल है उसी का P नॉट यहाँ लगाया जा रहा है, ये भी वही है। तो भैया ध्यान से देखो, ये पिछले वाले राउट्स लॉ से ही तो आंसर आ गया। और यहाँ ये P कह रहे हैं प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और प्रेशर ऑफ मिक्सचर बेसिकली P ऑफ वॉलेटाइल ही तो है। मतलब पूरे मिक्सचर का प्रेशर जो आ रहा है वो है तो खाली वॉलेटाइल का ही प्रेशर, नॉन वॉलेटाइल का तो उसमें हिस्सा है ही नहीं। नॉन वॉलेटाइल का तो वहां कोई हिस्सा या कोई भी प्रेशर होता ही नहीं। तो बच्चों अब आपको जो फोकस करना है वो इस बात पे फोकस करना है, यहां जो दिया गया है राउट्स के हिसाब से, कि ये है प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल माइनस प्रेशर ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल। इस चीज को राउट्स ने कहा है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउट्स का कहना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये आपको पहला याद रखना है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना। यहां मैंने स्मॉल n लिया है सॉल्यूट के मोल्स और कैपिटल N लिया है सॉल्वेंट के मोल्स। क्वेश्चन में कभी कभार, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कभी कभार फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ये वाला स्मॉल n इस n के सामने। अगर सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स से काफी कम हैं तो सॉल्यूट के मोल्स नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, और ऑब्वियसली उस समय आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आएगा। तो दिस कैलकुलेशन कैन बी रिटन एज दिस, इस कैलकुलेशन को आप नियरली ये लिख सकते हैं। और अधिकतर हम इस मेथड से निकालते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर मैं इसको इसमें चेंज करूं तो स्मॉल w स्मॉल m ये आ गया बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W कैपिटल M ये आ गया बेटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं वैसे करके लिखता कि यहाँ स्मॉल w कैपिटल W तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाती और आंसर लगभग वहीं आता है। तो अगर आपने ये नेग्लेक्ट किया है और ये चीज यूज की है तो आपका आंसर स्लाइटली चेंज आएगा, बट इट इज एक्सेप्टेबल क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में आपको भी दिखाता हूं, उन्होंने ही कर रखा है कि जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन, एक्चुअली ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन डाइल्यूट सोल्यूशन, ये लॉ बना रखा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सोल्यूशन पे ही बढ़िया एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये भी कोई पूछ सकता है कि ये मोल फ्रैक्शन पे क्यों डिपेंड करती है, मोलैलिटी पे क्यों नहीं करती या किसी और पे क्यों नहीं करती। तो भैया जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जब सारे रिजल्ट्स को एनालाइज किया तब ये देखा कि ये प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनैलिटी इजीली मिल रही है। मोल बाकी सब में भी प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगी लेकिन मोल फ्रैक्शन से कैलकुलेशन इजी आ रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन मोल फ्रैक्शन से किया गया है। और यहाँ स्मॉल n को नेग्लेक्ट करके हमने ऐसे लिखा है। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं हम, और ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आता है बट इट इज नॉट रॉन्ग। तो आप इसका यूज कर लेंगे, बट इसका यूज आप जब भी करें तो ये ध्यान रखें यूज करते समय कि इन दोनों में ये रिलेशन होना चाहिए, दैट इज सॉल्यूट के मोल वाकई में प्रैक्टिकली जब वैल्यूज दे रखी हो कम होने चाहिए सॉल्वेंट। इसका एक और वेरिएंट है, पहले ये वेरिएंट अगर आपको क्लियर हो तो दूसरा वेरिएंट मैं बताऊं। ओके, इसका एक और वेरिएंट है, मैं चाहता हूं वो भी आपके सामने यही रहे। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू N अपॉन N प्लस N, यही वाला तो है ना। मैं इसको इनवर्स करके लिख रहा हूं बेटा। अगर इनवर्स करके लिखा तो ये कंडीशन आ गई P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P N प्लस N अपॉन N,
है ना। अब मैंने इस वाले को आगे मूव किया तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ठीक है। अब मैंने ये 1 उधर ले जाके माइनस कर दिया है, तो n अपॉन n इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी माइनस 1, ये वाला 1 इक्वल टू के दूसरी तरफ गया है। तो और अब इतनी चीज को अगर मैं लिखूं तो एलसीएम लेने के बाद ये आया पी नॉट माइनस पी, ये ऊपर पी नॉट पहले से था, इस माइनस साइन की वजह से ये पी नॉट हो गया, ये प्लस का पी हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और अब अगर आप इसको देखें तो शायद आपको ये क्लियर हो, ठीक है, क्या क्लियर हो कि यहां जो बच रहा है दैट इज पी अपॉन पी नॉट माइनस पी इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ये बच रहा है। और इसको मैं फिर से इन्वर्स कर दूं तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। मतलब ये वाला जो नाटक आया था ना, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन नेग्लेक्ट करके आया था, ये बिना नेग्लेक्ट करके भी आ सकता है, बट ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं होगी। यहां लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि रिलेटिव लोअरिंग क्या थी, लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू प्योर स्टेट पी नॉट के रिस्पेक्ट में, जबकि यहां लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन यहां कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं किया, तब आंसर आ गया। तो ये 2 या 3 वेरिएंट हैं राउट्स लॉ के। अब बच्चों बॉटम लाइन जो आपके लिए आ चुकी है वो ये कि आप राउट्स लॉ के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने दिमाग में 1 या 2 फॉर्मूले जो हैं वो ये रखेंगे। पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, पहला फॉर्मूला आपका ये होना चाहिए। दूसरा आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर बाई चांस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ वॉलेटाइल की वजह से है, प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल, आप इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो धोखे में आ जाएंगे। तो आप इससे भी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो वो आंसर वहां से आएगा वो यहाँ से आएगा। तीसरा, जब हम नेग्लेक्ट करके याद करते हैं फॉर्मूला, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन में, एन अपॉन एन प्लस एन में नीचे वाला एक एन नेग्लेक्ट किया है, तो ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जहां जहां न्यूमेरिकल इजी करना हो वहां यूज कर लेते हैं, इसकी जगह ये। और चौथा जो मैंने अभी आपके लिए डिराइव किया था कि मुझे नेग्लेक्ट कुछ नहीं करना है फिर भी मुझे एन अपॉन एन चाहिए, तो वो लाया जा सकता है। यहां मैंने कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं किया है, बट ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग वर्ड दिया गया है लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट, और ये है लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू पी। तो बस ये ध्यान रखना। तो ये 4 फॉर्मूलेज आप ध्यान रखेंगे, एंड ऑब्वियसली ये मोल फ्रैक्शन है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। एग्जामिनर जानबूझ आपको मोलैलिटी दे देगा, और मोलैलिटी से फिर आपको मोल फ्रैक्शन बनाना होगा, वो मोल फ्रैक्शन पुट अप करके आपका इन फॉर्मूलेज में आंसर आएगा। अधिकतर क्वेश्चन हमारे चैप्टर के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर बेस्ड हैं। ये पेरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, मतलब इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ओरिजिनेट हुई है बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन, डिप्रेशन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओरिजिनेट हुई है, देयरफॉर इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अब कार्तिक बेटा, अब आप पूछेंगे, क्या पूछना चाह रहे हैं कार्तिक? सर आपने कहा था कि उसकी वजह से नॉन वोलेटाइल जब सरफेस पे आ जाता है तो वो कम पहुंचते हैं वेपर्स, तो उसको हम उसको भी निगलेक्ट करेंगे? किसको नेग्लेक्ट करेंगे? जो कम हो गया, सर बात जो खत्म। उसकी वजह से वेपर पहुंचना कम हो जाता है। हाँ भाई, पहले 100 वेपर पहुंच रही थी, अब 80 पहुंच रही है, तो प्रेशर कम हो तो गया। सर तो उसको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे? मतलब आपने कहाँ बोला भाई, कि दिखा तो दिया, कम हो गया। पी टोटल वाला पी नॉट ए के बराबर हो गया, लेकिन आपने उसका वो जो थोड़ा कम पहुंचा था उसको नहीं, मतलब उसके डिफरेंस नहीं, को आप आपने समझे ही नहीं निगलेक्ट। बेटा। ये देखिए, ये प्योर स्टेट का प्रेशर है पी नॉट ए, जिसको हमने 100 मान लिया। जैसे ही मैंने इसमें नमक डाला या कोई भी नॉन वॉलेटाइल डाला, तो नॉन वॉलेटाइल डालते ही ये 80 हो गया। क्यों 80 हो गया? क्योंकि वेपर पहुंची ही नहीं, तो नेग्लेक्ट कुछ भी नहीं किया, वेपर कम हो गई, तो ये कहलाया प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 80 हो गया। तो इसमें नॉन वॉलेटाइल की वजह से तो कोई वेपर होती ही नहीं है,
यहाँ तक कि वॉलेटाइल की वजह से भी वेपर कम जाने लगे। क्यों कम जाने लगे? क्योंकि उनका पैसेज में हिंड्रेंस है, मतलब सरफेस एरिया में हिंड्रेंस है, तो पर यूनिट एरिया में उसकी वेपर मतलब लिक्विड कम था यूनिट एरिया में जो वॉलेटाइल है, इसकी वजह से वेपर्स कम हो गए। तो कुछ भी नेग्लेक्ट का यहाँ मतलब नहीं। सर और तो कोई जो डाउट? डिक्रीमेंट आया है उसको हम नहीं दिखाएंगे? दिखा तो दिया, ये 100 है, नहीं, ये जो हमने 80 है। थ्योरी में आपने जब बताया कि पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, उसमें तो फिर वो डिक्रीमेंट नहीं आया ना। आ तो गया बेटा, ये था पी नॉट ए, और ये जो आ रहा है पी टोटल इज इक्वल टू, बेटा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, ये तो जीरो होता है, हट गया। और पी ए जो होता है वो होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो ये फॉर्मूला तो अभी भी वैलिड है। ये देखो पी टोटल को ही पी ए ही कह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ ध्यान से देखिए सेकंड फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज पी नॉट ऑफ वॉलेटाइल मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल। खाली यही थोड़ी होगा, क्योंकि सोल्यूशन में तो अब सोल्यूट भी आ गया है, तो मोल फ्रैक्शन कुछ कम हो गया ना। पी टोटल खाली पी नॉट ए थोड़ी होगा, पी टोटल मतलब दोनों चीजें आ गई इसलिए। ठीक है सर वो कल वाला क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन बोलो? सर वो सेंड किया था आपको मैंने व्हाट्सएप पे। मैंने कल पहले बैच शुरू होते ही वही कराए थे जो आपने मुझे भेजे थे, 6 ग्राम KOH वाला था और एक। चलो अभी 11th की बैच के बाद मैं आपको कराता हूँ, ठीक है? अभी 11th का क्लास है, ठीक है? मैं आपको अलग से कराता हूँ, आप ही हो रहा है। ओके बेटा।